नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, ग्रामीण स्तर पर 1 लाख पद क्रिएट करें, उद्योग का एमपी में हब बनाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि 25 लाख रुपए तक बीमा देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1200 रुपए देंगे, मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि एमपी की अपनी आईपीएल टीम बनेगी। कमलनाथ का कहना है कि हमने एमपी में मेट्रो की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना शुरू करेंगे, साथ ही उन्हें स्टार देंगे, शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे, आउटसोर्स कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं देंगे। इसके साथ कांग्रेस लोगों को 9 गारंटी देगी। इसमें जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास समेत अन्य गारंटियां। कमलनाथ ने कहा कि हम पत्रकारों के साथ भी योजनाएं बनाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के मिजोरम दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राहुल ने मिजोरम के कांग्रेस नेताओं से बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश के बारे में एक अलग विचार रखते हैं। भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। राहुल बोले कि हम मानते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, जहां सभी संस्कृतियों, सभी धर्मों, सभी इतिहासों को बचाने की जरूरत है। कांग्रेस ने देश के मूलभूत ढांचे को बनाने में मदद की और हमेशा इसे बचाने की कोशिश की। इस दौरे से राहुल मिजोरम की जनता, खासतौर पर युवाओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। पहले दिन जनसभा के बाद राहुल ने शाम को आइजोल के युवाओं में सीधा संवाद किया। वहीं राहुल के आइजोल पहुंचते ही कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा की 40 में से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। आज राहुल लुंगलई शहर का दौरा करेंगे और वहां एक जनसभा करेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल मंगलवार को लुंगलई से हेलीकॉप्टर से अगरतला होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे एडिशन का इनॉग्रेशन किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस 3 दिवसीय कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान पीएम ने कहा, हम इस समिट को लेकर इससे पहले 2021 में मिले थे। तब पूरी दुनिया कोरोना से घिरी हुई थी। तब कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है। उन्होंने कहा, इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी हुई दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में से एक होगा। पीएम ने कहा, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम क्षमता मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत फायदा हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9 सालों से हम इस सेक्टर को मजबूत करने के लिए योजना बनाते हुए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री को बदल सकता है। G20 समिट के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों साल पहले सिल्क रूट ने ग्लोबल बिजनेस को बढ़ाया था। ये दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी लोकल और ग्लोबल बिजनेस की इमेज को बदल देगा। पीएम ने कहा, आने वाले दशकों में भारत दुनिया के टॉप 5 जहाज बनने वाले देशों में से एक बनने वाला है। हमारा मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आने वाले समय में हम देश में कई जगहों पर जहाज बनाने और मरम्मत करने वाले केंद्रों को डेवलप करने जा रहे हैं। पीएम ने कहा, मैरीटाइम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज सर्विस की शुरुआत की है। भारत अपने अलग अलग पोर्ट पर इससे जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। भारत का लोथल गोदी एक विश्व धरोहर है। इसके संरक्षण के लिए लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की जा रही है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि एक बार वहां जरूर आएं। उन्होंने कहा, पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई सड़कें बनाई हैं। सागरमाला परियोजना से भी हमारी तटीय क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। ये सारी कोशिशें लोगों को रोजगार दे रही हैं। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान भारतीय मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 लॉन्च किया। ये ब्लूप्रिंट बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है। उन्होंने इस योजना के तहत 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का भी इनॉग्रेशन किया। वहीं भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज 17 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को हो सकती है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बचे हुए कैंडिडेट्स के नामों पर चर्चा हो सकती है। पार्टी सूत्र के मुताबिक 3 राज्यों में बचे हुए उम्मीदवारों पर विचार के लिए 2 दिन बैठक हो सकती है। भाजपा पदाधिकारी ने यह भी बताया
कि स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों पर काम कर रही है। इसके बाद नाम सीईसी को भेजे जाएंगे। तेलंगाना में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 22 अक्टूबर के पहले आ जाएगी। 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ था। इसके 3 घंटे बाद ही भाजपा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 162 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए थे। इनमें राजस्थान के 41, मध्य प्रदेश के 57 और छत्तीसगढ़ के 64 प्रत्याशियों के नाम थे। राजस्थान की ये पहली, मध्य प्रदेश की चौथी और छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट थी। राजस्थान में 149, मध्य प्रदेश में 94 और छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए 229 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी। इनमें मध्य प्रदेश से 144, छत्तीसगढ़ से 30 और तेलंगाना से 55 उम्मीदवारों के नाम थे। वहीं राजस्थान के लिए कांग्रेस की अब तक कोई लिस्ट नहीं आई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 101 सीटें जीती थी। पार्टी ने अभी तक राज्य में चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जांच एजेंसियों ईडी, सीबीआई से पूछा कि दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे। आप उन्हें अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने जांच एजेंसियों की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, एक बार किसी केस में चार्जशीट दायर हो जाने के बाद आरोपों पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए। निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोप पर बहस कब शुरू होगी? एसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिसोदिया के खिलाफ केस सीआरपीसी की धारा 207 है, जिसके बाद उसके आरोपों पर बहस शुरू होगी। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा, आरोप पर बहस अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई और वो कब शुरू होगी? हमें 17 अक्टूबर तक बताएं। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज फिर होगी। जांच एजेंसियों का पक्ष रख रहे एसजी राजू ने कोर्ट में यह भी कहा कि एजेंसियां इस केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जब शराब नीति का सीधे तौर पर फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है, मनीष सिसोदिया को नहीं, ऐसे में एजेंसी ने पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया है? एसजी राजू ने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला दिया और दावा किया कि उन्होंने जांच एजेंसियों को रिश्वत लेने के बारे में बताया जो सिसोदिया ने ली थी। एसजी ने कहा, उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने अपने पहले सिसोदिया के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। बेंच ने यह भी पूछा कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए परमिशन ली गई है, जिस पर राजू ने हाँ में जवाब दिया। यह धारा पुलिस अधिकारी के लिए किसी लोक सेवक के अपराध की जांच करने के लिए परमिशन लेने की अनिवार्यता बताती है। वहीं पंजाब में कांग्रेस के एक और नेता पर कार्रवाई की गई। पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर के जीरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। कुलबीर सिंह जीरा पर बीडीपीओ ऑफिस में जबरन अपने समर्थकों के साथ घुसकर सरकारी काम में बाधा डालने और दफ्तर के अंदर धरना लगाने का आरोप है। इस मामले में कुलबीर सिंह जीरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद ही अपनी गिरफ्तारी देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पंजाब पुलिस ने आज सुबह करीब 5 बजे उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक कुलबीर सिंह जीरा को सुबह 4 बजे गिरफ्तार करने के बाद आधा घंटा सड़कों पर घुमाया गया। जीरा पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। कोर्ट ने जीरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बता दें कि बीडीपीओ की शिकायत पर जीरा पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उधर जीरा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस वर्करों ने फिरोजपुर की केंद्रीय जेल के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पर काम में बाधा डालने और आधिकारिक रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कुछ दिन पहले जीरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि जीरा अपने कई समर्थकों के साथ ब्लॉक विकास कार्यालय पहुंच गए हैं। यहाँ उन्होंने और उनके समर्थक सरकारी दफ्तर में जबरदस्ती घुस गए थे। इस दौरान उन्होंने काम में बाधा डाला और आधिकारिक रिकॉर्ड्स को नुकसान पहुंचाया। वहीं सदर बाजार इलाके के एक निजी अस्पताल में सोमवार को एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर उपचार पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा कर दिया। इसके चलते स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर मामला शांत करवाया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायल पंकज को परिवार वालों ने इसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सोमवार सुबह 10 बजे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई। वहीं अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। कई बार डॉक्टर से उसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अस्पताल में हंगामा होने की सूचना पर पुलिस पहुंची
और परिजनों को आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिजन शांत हो गए। सीईओ सिटी अभिषेक तिवारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।